Good evening to all of you. I am again with yet another video on designs law, part 2. So here we are going to talk about designs which are not registrable basically. Then we are also going to talk about that the procedure for registration of such designs, the new and original designs. Next we will talk about the effect of registration as in what are the rights which arise from the registration, यानी आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे किसी भी एक प्रोप्राइटर को फ़ायदा मिलेगा रजिस्ट्रेशन करवाने से. एंड नेक्स्ट अप वी विल टॉक अबाउट द कैंसलेशन ऑफ सच रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल डिज़ाइन. Next, we will also talk about the rights of any design holder. And lastly, we will talk about the infringement and the legal remedies available in the cases of infringement. So let's start with the designs which are not registrable. As in Section 4 के अंदर Designs Act 2000 के अंदर ये कुछ डिज़ाइंस प्रोवाइडेड हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से प्रोहिबिट किया गया है. तो ये कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी. डिज़ाइंस कौन कौन से डिज़ाइंस को रजिस्टर होने के लिए किस किस तरह की कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ डिज़ाइन टू बी रजिस्टर्ड. तो उन्हीं कंडीशंस के हिसाब से ही देयर आर सम कैटेगरीज मेड जो रजिस्ट्रेबल नहीं होंगी. तो फर्स्ट कैटेगरी इज अगर कोई डिज़ाइन न्यू और ओरिजिनल नहीं होती है, यानी इफ एनी डिज़ाइन इज not new and original, then it will not be registerable. So for novelty and originality, basically any design should be substantially different from the already existing or the pre-existing design which has been applied to any class of article. और जब ऐसा कोई पॉइंट जो आपको नोट करने लायक है, द पॉइंट विच इज टू बी नोटेड हियर इज दी किसी भी तरह का ऑर्डिनरी या किसी भी तरह का सुपरफिशियल यानी ऊपर ऊपर के तौर पे मोटे मोटे तौर पे अगर कोई वेरिएशन किया जाता है, कोई डिफरेंस किया जाता है, देन बेसिकली दैट इज नॉट सफिशिएंट टू मेक दैट डिज़ाइन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. यानी कि वो डिज़ाइन पूरी तरीके से नया और ओरिजिनल होना चाहिए. यहाँ पर क्वेश्चन कई लोग ये भी रेज कर सकते हैं, क्या कोई कलर डिज़ाइन का सब्जेक्ट मैटर बन सकता है? तो कलर बेसिकली किसी भी डिज़ाइन का एक एलिमेंट तो बन सकता है, पर कलर अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिज़ाइन कभी नहीं बन सकता. एज एन आप किसी प्रोडक्ट के या किसी डिज़ाइन के कलर्स को रजिस्टर नहीं कर सकते. आप ये कह सकते हो कि मुझे वो डिज़ाइन रजिस्टर करना है, कलर उस डिज़ाइन का एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, बट कलर इटसेल्फ इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिज़ाइन. आप कलर को एज अ डिज़ाइन रजिस्टर नहीं करा सकते. दूसरा जो पॉइंट यहाँ पर आपको नोट करना चाहिए या इट इज़ वेरी क्रूशियल इज दैट कि नोवेलिटी या ओरिजिनलिटी किसी भी डिज़ाइन की विल ऑलवेज बी जज्ड इफ इट इज़ डिस्प्यूटेड, इफ इट हैज़ बीन टेकन अप टू द कोर्ट ऑफ लॉ, देन इट विल ऑलवेज बी जज्ड बाय द एक्सपर्ट्स इन द फील्ड. यानी कि जो भी एक्सपर्ट्स होंगे उन डिज़ाइन या उन आर्टिकल से रिलेटेड, ओनली उन्हीं एक्सपर्ट्स के थ्रू आप उसे जज करवाओगे कि ये नोवेल है, ये ओरिजिनल है. ऐसा तो नहीं है कि ये दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. एंड अकॉर्डिंगली इफ एनी डिज़ाइन इज फाउंड टू बी न्यू एंड ओरिजिनल, then it is registrable, and if it is not found to be new and original, then it is really not registrable. Then comes the condition of prior publication. अगेन प्रायर पब्लिकेशन के केस में भी वही होगा कि अगर किसी सिचुएशन में जो डिज़ाइन आप रजिस्टर कराना चाहते हो और वो ऑलरेडी कहीं पब्लिश हो चुका है, इन वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, देन इन दैट केस that design which has already been published will not be registrable. Next comes the criteria of non-distinguishable. अगर कोई ऐसी डिज़ाइन है जो सिग्निफिकेंटली नोन डिज़ाइन से डिफरेंट नहीं है, यानी कि दो डिज़ाइंस हैं, X इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिज़ाइन एंड Y इज़ अ न्यू डिज़ाइन जिसका रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है. पर अगर जज करने पे या देखने पे ये लगता है कि जो Y है Y X से बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है या सब्सटैंशियली डिफरेंट नहीं है, देन इन दैट केस दैट डिज़ाइन विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रजिस्ट्रेबल डिज़ाइन.
और डिस्टिंक्टिवनेस किसी भी एक डिज़ाइन का दूसरे डिज़ाइन से विल ऑलवेज बी जज्ड सोनली बाय आई, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डिज़ाइन के लिए फंक्शनैलिटी इज नॉट अ टेस्ट, रादर द अपीलिंग टू द आई इज द टेस्ट. And last is the if any designs contain scandalous or any kind of obscene matter. What do you mean by scandalous has been termed or has been interpreted by judiciary in various manners. तो स्कैंडलस उन चीज़ों को कहा जाता है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे डिज़ाइन को कहा जाएगा जो आपके कॉन्शियस या आपके मॉरल फीलिंग के लिए ऑफेंसिव होंगे. नेक्स्ट इज अगर कोई ऐसा डिपिक्शन है जो वल्गर है, इनडेलिकेट है या मॉरली क्रूड है, देन इन दैट केस ऑल्सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्कैंडलस मैटर. एंड if it is contemptuous to the race, religion and gender, अगर वो किसी रेस, रिलीजन और जेंडर के के लिए ऑफेंसिवली यूज हो रहा है, then in that case also that particular design will not be a subject matter to get registered under the Designs Act 2000. ऑब्सिनिटी की अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सिनिटी, तो जुडिशली इट हैज बीन इंटरप्रेटेड दैट इट इज अ लॉ ऑफ द जनरल करप्शन ऑफ मॉरल्स. यानी आपके मॉरल्स, आपके जो मॉरल थॉट्स हैं, आपकी जो मोरालिटी है, उसके जो करप्टेड थॉट्स होते हैं उनको किसी भी वे में, करप्टेड वे में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड ऑब्सिनिटी. So this is all about the designs or the conditions which make any design non-registrable. We have already read the conditions which make designs registrable, and now following not following those conditions make any design non-registrable. अब हम अगर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करें, यानी डिज़ाइंस कैसे रजिस्टर करवाए जाएंगे, डिज़ाइंस का रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, तो उसमें आपको कई सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत है. एंड अमंग देम फर्स्ट इज दी हु कैन सीक रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन कौन कौन करवा सकता है. तो सेक्शन 5 सेज एनी प्रोप्राइटर, कोई भी प्रोप्राइटर ऑफ न्यू एंड ओरिजिनल डिज़ाइन कैन गो एंड आस्क फॉर और फाइल फॉर रजिस्ट्रेशन. तो वो प्रोप्राइटर कहाँ डिफाइन किया गया है, यानी प्रोप्राइटर कौन है. अब हमें ये जानना है कि आखिर हम प्रोप्राइटर किसे कह रहे हैं. तो प्रोप्राइटर हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2J. सेक्शन 2J के अंदर कहा गया है किसी भी डिजाइन का ऑथर, द ऑथर ऑफ द डिजाइन विल बी नोन एज अ प्रोप्राइटर. देन नेक्स्ट इज एनी पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड दैट पर्टिकुलर न्यू और ओरिजिनल डिजाइन फ्रॉम ऑथर फॉर अ गुड कंसिडरेशन. यानी अगर किसी ने कंसिडरेशन पे करके, कोई भी कंसिडरेशन वो किसी भी वे में हो सकती है, उस कंसिडरेशन को पे करके अगर किसी पर्सन ने ऑथर से उस डिज़ाइन को ऑब्टेन किया है, देन इवन ही विल बी लाइबल टू सीक रजिस्ट्रेशन एंड इवन ही विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रोप्राइटर. Who else can be the proprietor is any person on whom the design has devolved from the original proprietor. यानी ऐसा कोई भी सक्सेसर जिसके ऊपर डिवोल्यूशन हुआ हो उस ओरिजिनल और न्यू डिज़ाइन के रजिस्टर्ड राइट्स का, ऐसा कोई भी पर्सन भी प्रोप्राइटर कहलाता है. Next comes the point in which we will talk about is the Designs Act. Does the Designs Act 2000 provides the provisions for registration of designs by foreigners? So obviously yes, the answer is yes. The Designs Act 2000 provides for the registration of designs by foreigners under section 44, but you need to remember here 2 points. फर्स्ट इज द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी जिस भी नेशनल का या नेशन स्टेट का वो डोमिसाइल है, अगर उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर नेशन स्टेट में हमारे यहाँ के नेशनल्स को के डिज़ाइंस को रजिस्टर किया जा रहा है, तो हमारी कंट्री भी उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करेगी और उनके डिज़ाइंस को रजिस्टर करेगी हमारे यहाँ. एंड नेक्स्ट इज द डेट, दैट इज द प्रायोरिटी डेट एंड विच वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट पहले की लेक्चर में. Next comes the procedure for registration. So procedure कुछ इस तरीके से शुरू होता है और you can say that section 5 to section 10 provides for the registration of the designs here. And first particular point is कि
जो एप्लीकेशन होगी, फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेप जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लोगे वो ये होगा कि आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में और प्रिस्क्राइब्ड फी के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा. देन व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन. तो उस एप्लीकेशन के अंदर you need to provide at least 4 copies of your design, plus it need to be signed by the applicant. And applicant, who will be the applicant? The proprietor basically. और proprietor कौन है? हमने सेक्शन 2J के बारे में अभी अभी देखा. तो सेक्शन 2J के अंदर जो भी proprietor होगा वही applicant होगा, और वही applicant अपना साइन भी प्रोवाइड करेगा. प्लस ही विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द क्लास इन विच डिजाइन इज टू बी रजिस्टर्ड. यानी किस किस क्लासेस के लिए डिजाइन को रजिस्टर करना है ये भी आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑल्सो हैव टू प्रोवाइड फॉर कि किन किन आर्टिकल्स पे उस डिजाइन को अप्लाई करने वाले हो आप, वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. Along with all these things, you will have to write a statement of novelty. You will have to provide a statement of novelty along with your application, and accordingly this application will be forwarded. It will, if no objections are raised, it will be accepted. पर अगर कुछ objections आते हैं उस particular design के registration को लेकर के, देन वो रजिस्ट्रेशन के जो ऑब्जेक्शंस आएंगे उन्हें 1 महीने के अंदर रिमूव करना होगा या हियरिंग के लिए अप्लाई करना होगा. पर अगर ये दोनों ही चीज़ें एप्लीकेंट नहीं करता है, फुलफिल नहीं कर पाता है, देन हिज एप्लीकेशन विल बी डीम्ड टू बी विदड्रॉन. बट आफ्टर हैविंग बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑल द ऑब्जेक्शंस एंड वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगा डिज़ाइन, उसे पब्लिश किया जाएगा उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर. रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ ही विल ऑल्सो प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और वो जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा उसके जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे, यानी डिज़ाइन के जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे, वो सारे के सारे पर्टिकुलर्स रजिस्ट्रेशन के बाद पब्लिश भी किए जाएंगे. और इस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को इशू करने के बाद जो डिजाइन होगा उसे रजिस्टर ऑफ डिजाइन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा. सो नाउ वी हैव सीन दैट द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लीटेड. सो नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन. यानी कि इस रजिस्ट्रेशन को करवाने से किसी भी प्रोप्राइटर को क्या राइट्स, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. तो फर्स्ट इज दी कि he has all the exclusive rights to use the design, excluding the government also. Like he can exclude the government also, but you need to remember there is always a provision for compulsory licensing. जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि ये डिज़ाइन अप्रोप्रिएट क्वांटम में मार्केट में अवेलेबल नहीं है और वो किसी रेगुलर यूज के से रिलेटेड है, देन इन दैट केस ही विल आस्क फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग, या फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग को अडॉप्ट करते हुए वो डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल कराया जाएगा. इसके अलावा द अदर बेनिफिट विच अराइजेस फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इज द राइट टू प्रोटेक्ट द डिज़ाइन फ्रॉम पायरेसी ऑल्सो. The next point here which we need to talk about is the cancellation of the registration. यानी कि अब रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोसीजर हमें पता चल गया, उससे क्या क्या बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं हमें ये भी पता चल गया. नाउ वी नीड टू नो in what situations or what are the grounds to cancel the registration of the design. So section 19 provides for some grounds on which the registered designs registrations can be cancelled. So first ground is that the design has been previously registered in India. अगर वो registered design already India में registered था पहले से, तो obviously आप after registration भी उसका registration cancel करा सकते हैं. नेक्स्ट अप इज द प्रायर पब्लिकेशन. यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले अगर वो डिज़ाइन ऑलरेडी पब्लिश था, देन ऑल्सो इन दैट केस यू कैन गेट इट्स रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड. नेक्स्ट इज इफ यू लेटर ऑन फाइंड दैट द डिज़ाइन विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड वो ना तो न्यू है ना ही ओरिजिनल है, देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट दैट रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड. नेक्स्ट इज if that design is not registrable under the act, अगर वो डिज़ाइन पर्टिकुलर डिज़ाइन इस एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेबल नहीं है, यानी जो जो कंडीशंस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी उन कंडीशंस के अंदर अगर रजिस्ट्रेबल नहीं है, देन इन दैट केस ऑल्सो यू कैन गेट द रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड. और लास्ट
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो डिज़ाइन रजिस्टर हो रहा है अगर वो सेक्शन 2D के एम्बिट में कवर नहीं हो रहा है, even in that case you can get the registration of that particular design cancelled. We have talked about cancellation. तो ये पावर ऑफ कैंसिलेशन आखिर है किसके पास? तो ये पावर ऑफ कैंसिलेशन है कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स एंड डिजाइन्स के पास, और इनका जो भी डिसीजन होगा, जो भी इन्होंने डिसाइड किया होगा किसी पर्टिकुलर डिजाइन से रिलेशन में, उसका अपील अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, यू कैन ऑलवेज अपील टू द हाई कोर्ट. अब हम बात करेंगे राइट्स ऑफ द डिजाइन होल्डर, इन्फ्रिंजमेंट और लीगल रेमेडीज की. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर यू नीड टू नो दैट जो भी डिज़ाइन का प्रोप्राइटर होता है, जो हमने सेक्शन 2J के अंदर देखा, रजिस्ट्रेशन के बाद उसे डिज़ाइन के ऊपर कॉपीराइट मिल जाता है. एज इन सेक्शन 2I डिस्क्राइब्स व्हाट इज कॉपीराइट इन डिज़ाइन. इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट टू अप्लाई अ डिज़ाइन टू एनी आर्टिकल इन एनी क्लास इन विच द डिज़ाइन इज रजिस्टर्ड. यानी कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन में ये बताया कि एप्लीकेशन के कंटेंट्स में you will have to provide for the class, you will have to provide for on which article you are going to apply this particular design. दो कॉपीराइट इन डिज़ाइन का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास वो सारे एक्सक्लूसिव राइट्स हैं उस डिज़ाइन को अप्लाई करने का उस क्लास के अंदर उस आर्टिकल के ऊपर जो अपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन किए थे. And if this copyright in design is infringed, this process is called the piracy of design. What else is benefit of getting it registered is the period, protection period, and the protection period is basically 10 years, which is again extendable to further 5 years. So now we are going to talk about what is infringement. तो section 22 के अंदर कुछ लीगल रेमेडीज प्रोवाइड की गई हैं इन्फ्रिंजमेंट से रिलेटेड, विच वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. पर उससे पहले हमें ये जानना है कि इन्फ्रिंजमेंट किस तरह की एक्टिविटीज़ को इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा. तो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं, यानी 3 एक्टिविटीज़ को हम इन्फ्रिंजमेंट का नाम देंगे, यानी कि पायरेसी का नाम देंगे, पायरेसी ऑफ डिज़ाइन का नाम देंगे. तो फर्स्ट एक्टिविटी विच कैन बी सेड टू बी एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द रजिस्टर्ड डिज़ाइन इज़ कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिज़ाइन को या उसके फ्रॉडुलेंट और ऑब्वियस इमिटेशन को किसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे अप्लाई करके बेचते हो, तो ये कहलाता है फर्स्ट वे ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डिज़ाइन. दूसरा वे है अगर आप किसी रजिस्टर्ड डिज़ाइन को, जो कोई एक रजिस्टर्ड डिज़ाइन, सपोज देयर इज अ एक्स रजिस्टर्ड डिज़ाइन, एक्स डिज़ाइन जो है वो एक आर्टिकल ए के ऊपर छपा हुआ है, तो अब आपने जब उस ए आर्टिकल को अपने यहाँ इम्पोर्ट किया, देन इवन दिस एक्टिविटी विल बी नोन एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ डिज़ाइंस. लास्टली, अगर आप नोइंगली रजिस्टर्ड डिज़ाइन को पब्लिश करते हो या एक्सपोज करते हो फॉर सेल, फॉर इम्पोर्ट, एनीथिंग, then in that case also you are conducting infringement of designs. So what are the legal remedies which are available in these cases? तो legal remedies again as far as good, हमने जितनी भी अभी तक IP classes की हैं, उन IP classes के अंदर हमने जो भी legal remedies देखी, as such damages and the injunction, ये दोनों ही legal remedies available हैं. और प्लेस ऑफ सूट की अगर बात करें कि ये केस कहाँ फाइल किया जाएगा, तो इट विल ऑलवेज बी फाइल्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड लास्टली इफ आई टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन, तो इस लेजिस्लेशन के अंदर अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन को प्राइमा फेसाई फिक्स किया गया है 25,000 रुपये एज अ कॉन्ट्रैक्ट डेट, पर it is extendable, or the maximum limit which has been provided by this legislation is the ₹50,000. So here we end this particular chapter of law of designs. I hope both these 2 videos will be helpful for your studies of law of designs. And next, in the next IP video, I shall be dealing with the Biodiversity Act, which is related to intellectual property in some or the other manner. And we will also talk something about the traditional knowledge as well. So kindly let me know
in the comment box below about your reviews, about your opinions. How am I doing these videos, or are my videos helpful to you? So, and also, if you want me to make a video on any legal topic of your interest, kindly let me know. I would really love to help you all. And next is that after some time, like within 2 or 3 days, I shall be starting a series of videos for qualifying UGC NET for law. So kindly like, share and subscribe my channel. I hope this will be beneficial for all the legal fraternity. Thank you so much.